ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज़ √12 माइनस 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इसको रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया, सेक स्क्वायर लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको डू इट योर सेल्फ एज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी एग्जैक्टली यही था, इसी टाइप का। तो जैसे वहाँ मैनिपुलेशन किया था, पहले इसको रैशनलाइज किया, फिर ऊपर टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर बनाया, फिर सेपरेट कर दिया, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन। तो इसमें तो कुछ और एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है, तो लेट्स लीव इट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज √10 थीटा माइनस रूट कॉट थीटा डी थीटा। देखो अगर केवल √10 थीटा लिखा होता तो एल्जेब्राइक इंटीग्रल में जो हमने लास्ट टाइप कराया था x⁴ वाला, वैसे हो जाता। केवल √10 होता तो, या केवल रूट कॉट थीटा होता तो भी वैसे ही होता। हम केवल रूट कॉट थीटा होता, हम कॉट थीटा को t बोलते, फिर आगे कन्वर्ट करते, तो वो 1/1 प्लस t⁴ वाला इंटीग्रल बन जाता। तो जो एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन में जो टाइप्स थे उसमें जो लास्ट टाइप है उसमें फॉल होता। बट इसमें क्या है, टैन और कॉट दोनों एक साथ हैं, तो इसमें ऐसे ही चल जाएगा। दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो रूट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस रूट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट, एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये तो अपने उस फॉर्मेट का आ गया, साइन 2 थीटा वाला जो मैनिपुलेशन है, इसको हम साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और साइन 2 थीटा को साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन माइनस कॉस जो है वो बेसिकली किसके डेरिवेटिव से आएगा, साइन प्लस कॉस के। तो पहली बार तो इसको हमने लिखा साइन 2 थीटा बाई 2, ये बाई 2 जो है वो ऊपर चला गया, माइनस √2, माइनस से मतलब इसको पलट लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन रूट डी थीटा। रूट के अंदर कितना आएगा, साइन 2 थीटा, 2 तो ये आ गया, इसको फ्लिप किया तो माइनस बाहर आ गया। अंदर जो साइन 2 थीटा आएगा तो इसके लिए तो हमें प्लस वाला चाहिए, तो उसको हमने लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ये f है तो अब ये परफेक्ट f' बन गया, इसलिए माइनस कॉमन लिया था, कॉस माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन के साथ होना चाहिए। तो f' को हमने छोड़ दिया इसके साथ और इसको x मान लिया, तो 1/√x² माइनस 1, तो दैट विल बी माइनस √2 ln mod x प्लस कॉस थीटा प्लस रूट, ये ठीक है, यही टर्म एज इट इज। तो ये टर्म इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, इसी को तो ऐसे लिखा है तो वापस ऐसे लिख दिया, प्लस सी। ठीक है, यही लिखा हुआ है मतलब एज इट इज। तो दिस वाज आवर 6th क्वेश्चन। अब आता है 7th क्वेश्चन, विच इज √10 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर √10 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू हाफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर आके सेक स्क्वायर थीटा बन गया अपॉन यहाँ रूट tan थीटा।
कहने का मतलब क्या है कि साइन और कॉस की अगर नेगेटिव पावर है, ये ठीक है, साइन और कॉस की अगर नेगेटिव पावर हैं या फ्रैक्शनल पावर हैं, तो एक बार हम ये जरूर चेक करेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू टी काम करेगा या नहीं करेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू टी काम करेगा, उसका मतलब क्या है कि हम सेक स्क्वायर थीटा को डी थीटा के साथ जनरेट करके देखेंगे कि बचा हुआ टेन में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, टेन अगर एफ है तो ये एफ डैश हो गया, तो ये एक्स की तरह काम करेगा। तो रूट एक्स का 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो वो 2 और वो 2 कैंसिल हो गया, केवल सिंपली √x बचा प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 is sec 29/15x into cosec 31/15x dx। फिर इसमें ज़बरदस्ती हमने क्या किया कि tan बनाना चाहते हैं, तो हमने tan का डेरिवेटिव क्या चाहिए होगा, sec स्क्वायर x, वो मल्टीप्लाई किया और sec 29/15x इंटू कोसेक 31/15x अपॉन sec स्क्वायर x। ये तो क्वेश्चन ही हो गया, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ आई विल होप कि ये पूरा 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 जैसे अपॉन 15 लिखा है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/15। सही है, तो 30/15 में 29/15 अगर घटा दें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, मतलब ये तो कितना आ जाएगा साइन 31/15x इंटू (31), ये तो साइन हो गया, यहाँ कितना रहेगा 30, हाँ 30/15 में से 29 चला गया, तो ये न्यूमरेटर में आके कॉस का 1/15x बनेगा, sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इसमें से एक 1/15 अलग कर दिया, उसको कॉस के साथ मिला दिया, तो 1 अपॉन इसको ऐसे कर दिया, साइन 30/15x अलग कर दिया और एक साइन 1/15x, ये कॉस 1/15x। ये कैसे बचा, इसको बेसिकली चाहे तो ऐसे किया, इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर लगे, ऊपर कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे कॉस रेस्ट पर 29/15 हो गया, पावर को घटा दिया, तो 2 में से 29/15 घटाया तो 1/15 बचेगा। ठीक है, इनटू sec स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन हो गया। ये साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, इसको न्यूमरेटर में ले आए तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन tan 1/15x एंड इंटू sec स्क्वायर x dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों कितना हो जाएगा 10x रेज टू पावर -1/15 और ये दोनों कितना हो जाएगा, मतलब इसको भी नीचे ले आए तो -2 और हो जाएगा, सॉरी इसको नीचे ले आए तो tan स्क्वायर हो गया, तो इस टर्म में हो जाएगा +10 माइनस 31/15x।
हाँ ये हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर हम tan को f माने तो ये f डैश हो गया, तो f डैश को तो dx के साथ छोड़ दिया और ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो x रेज़ टू पावर n के फॉर्म में लग जाएंगे। x रेज़ टू पावर -1/15 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू पावर n+1 14/15 अपॉन 14/15 प्लस इसमें x रेज़ टू पावर n में n+1 कितना हो जाएगा 10 -16/15x अपॉन -16/15 प्लस c। ठीक है, यही आंसर हो गया। देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो बेसिक मैनिपुलेशन, ठीक है, मतलब और फॉर्मूला, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। सेकंड फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर थर्ड हमने पढ़ा बाई पार्ट्स, ठीक है। फिर फोर्थ था स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक फॉर्मूला, जिसके अंदर हमारे टोटल 9 फॉर्मूले थे, जिसमें ये बेसिकली रूट क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक एंड 1/क्वाड्रेटिक, वो वाले 9 फॉर्मूले थे, ठीक है। फिर फिफ्थ आया स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बोला था कि x बराबर a साइन थीटा, a कॉस थीटा, इस तरह की चीज़ें, कि x बराबर a साइन थीटा रखा या a कॉस थीटा रखा रूट हटाने के लिए बेसिकली। फिर सिक्स्थ हमारा आया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर सेवेंथ आया हमारा एल्जेब्राइक इंटीग्रल, जिसमें हमने टाइप 10 या 11 कुछ ऐसे पढ़ाया था, ठीक है। और फिर एट्थ में अभी क्या ख़त्म हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ठीक है। इसमें भी 10 टाइप पढ़ाया गया टोटल, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। नाइन्थ क्या आएगा, फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब यही नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर एज सच कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, इसको तो हम बोल सकते हैं फ्री स्टाइल टाइप चीज़ है। स्पेशली जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसी कोई चीज़ लिखी हो, तो वी विल ट्राई टू फॉर्म एफ एंड एफ डैश का पेयर बाय मैनिपुलेशन, कि नीचे से अगर कुछ ब्रैकेट में लिखा है उसे निकाल के ऊपर ले गए, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया एंड सो ऑन, ये ठीक है। यूजिंग मैनिपुलेशंस try to create f and f dash, ये ठीक है, where f dash x with
dx, ठीक है। अब इसमें देखो कोई थ्योरी नहीं है, बस क्वेश्चन में मैनिपुलेशंस हैं, तो वो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 1/x पहले हम यही करते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली जैसे अभी तो जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं सभी में एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक टाइप लिखा है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि हमने डिनोमिनेटर में से कुछ निकाला, पावर ऊपर ले गए, फिर देखा कि जो डिनोमिनेटर में एफ है उसका एफ डैश ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स एक्स रेज टू पावर 9 + 1। तो इसमें हमने क्या किया, 9 को बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 10, 1 + 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 9। अब ये जो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 9 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -9 अपॉन एक्स रेज टू पावर 10। तो एक्स रेज टू पावर 10 तो यहाँ पे है, तो हमने -9 से मल्टीप्लाई किया, -9 से डिवाइड किया। तो जो डिवाइड किया वो तो ये आ गया, जो मल्टीप्लाई किया -9 अपॉन एक्स रेज टू पावर 10 वो हमारा एफ डैश बन गया, उसको हमने छोड़ दिया, इस पूरे को एफ बोल दिया। तो अगर इसको छोड़ दिया और ये एफ बोल दिया तो ये तो एक्स की तरह काम करेगा, बिकॉज अब एफ डैश डी एक्स के साथ है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो ये आ जाएगा ln x प्लस सी। ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 dx। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे कि नीचे एफ डैश हो, ऊपर नीचे सॉरी एफ हो, ऊपर एफ डैश आ जाए। तो नीचे से एक्स का कोई पावर उठा के ऊपर ले गए, तो देखो यहाँ पे केवल एक टर्म है, तो नीचे भी एक्स एक ही टर्म में रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर 2 टर्म होते, जैसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वी विल थिंक कि दोनों जगह एक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, इस वाले केस में सीधा सीधा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो नहीं बना,
तो फिर हमने क्या किया, पूरे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला ताकि एक ही जगह एक्स बचेगा। तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 की वजह से बाहर कितना पावर आएगा 10, और एक्स रेज़ टू पावर 7 से अगर कैंसिल कर दिया तो एक्स क्यूब बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 5। अब ये फिर इसी वाले फॉर्मेट में आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होगा। तो एक्स क्यूब है, माइनस 2 तो जनरेट हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है। तो हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो जो डिवाइड किया वो यह आ गया, मल्टीप्लाई जो किया वो एफ डैश बन गया, ये एक्स की तरह ट्रीट होगा। तो एक्स रेज़ टू पावर माइनस 5 का इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 हो गया प्लस सी। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 की वजह से पलट दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 प्लस सी, ये आया। ठीक है, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में व्हाट वी विल ट्राई, सबसे पहले सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे कि नीचे से कोई पावर निकालें, उसको ऊपर ले जाएं, और फिर डायरेक्टली अगर एफ डैश बन जाए तो। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें देखो, नीचे 2 टर्म लिखे हैं, ऊपर 2 टर्म लिखे हैं, तो दोनों जगह एक्स रहना चाहिए। मतलब अगर मैं केवल एक्स बाहर निकाल दूं, उसको ऊपर ले जाऊं, इट वॉन्ट वर्क, डायरेक्टली इट वॉन्ट वर्क। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो 2 टर्म आएंगे उसमें दोनों, मतलब अगर इसको एफ डैश बनाने हैं तो 2 जगह एक्स रहना चाहिए, तभी डिफ्रेंशिएशन से 2 टर्म आएगा। सीधा एक्स क्यूब निकाल के ऊपर ले जाएं तो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम एक्स रेज़ टू पावर मान लिया 4 निकालें, अच्छा ऊपर, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट अगेन सुन लिया, ऊपर जो टर्म है इन दोनों के बीच में रिलेटिवली माइनस साइन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी रिलेटिवली माइनस साइन है, तो क्या होना चाहिए कि या तो डिनोमिनेटर में एफ होगा, ऊपर एफ डैश होगा, तो डिनोमिनेटर में या तो दोनों ही टर्म न्यूमरेटर में रहे, डिनोमिनेटर वाले जो 2 टर्म है या तो वो पूरे एक्सप्रेशन एज एन एक्सप्रेशन वो दोनों ही टर्म न्यूमरेटर में रहे, या दोनों ही टर्म डिनोमिनेटर में रहे। तो उससे क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करने से रिलेटिव साइन चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि अगर मान लिया हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तो एक्स ऊपर हो जाएगा, यहाँ एक्स नीचे हो जाएगा, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बीच में प्लस क्रिएट हो जाएगा, रिलेटिवली प्लस साइन आ जाएगा, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। या फिर हमने थोड़ा बहुत तुक्का मान लिया, और क्या। तो इसमें हमने क्या किया, बेसिकली एक्स क्यूब या एक्स रेज़ टू पावर 4 को कॉमन लेके ऊपर ले गए नीचे से, या ऐसे बोला कि ऊपर नीचे एक्स रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड किया तो 4 अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स।
ठीक है, अब देखा कि ये काम करेगा क्या, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा -4/x²। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा -3/x⁴। तो अगर हम 5 को कॉमन ले जाते तो भी काम नहीं करता। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली f में फिट नहीं होगा। मतलब ये डायरेक्टली इसमें फिट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, फिर हम क्या करें, एक मिनट, अगर हम x³ को ऊपर ले जाएं तो -1/x³ और ये हो जाएगा 4 - 1/x² dx। तो इसके डेरिवेटिव से ये तो बन जाएगा, बट ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मतलब ये डायरेक्टली f की फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमने क्या किया, फिर तो ऊपर से x³ को हटा दिया, ठीक है। फिर तो हम ऐसे करते हैं, ऊपर हमने क्या किया 4x³ - x लिखा और 4x³ इसको एडजस्ट करने के लिए 1/4 लिख लिया, -1 + x/4 अपॉन 4x³ - x dx। मतलब इस x³ और इस x³ को देख के ऊपर x³ जनरेट कर लिया। अब सेपरेट कर लिया तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा ये, और ये टर्म हो जाएगा 4 को बाहर निकाल दिया और x - 4 अपॉन 4x³ - x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विल बी 1/4x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से x कॉमन निकाला, कितना हो जाएगा 4x² - 1, उसको लिख लिया 2x - 1 2x + 1। ठीक है, तो इसको हम पार्शली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब समथिंग अपॉन x 2x - 1 एंड 2x + 1 dx। ठीक है, a b c, a b c की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। जैसे a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हटा के x = 0 रख दिया, तो 0 0 0 कितनी आ जाएगी a की वैल्यू बेसिकली यहाँ से -- +4 ऐसे आ जाएगा। b की वैल्यू निकालने के लिए इसको हटा के हाफ रख दिया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग रूट हाफ है, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये डायरेक्टली इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, विच इज dx अपॉन x² x + √1 + x²। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से x² बाहर निकाला, रूट के आगे बाहर वो x हो जाएगा, फिर इस x को भी बाहर निकाल दिया, तो दिस इज dx अपॉन x³, और यह x बाहर चला गया, यहाँ से 1/x² + 1 ये आएगा। तो 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 1/x² + 1 को t बोल दिया, तो -2 dx अपॉन x³ dt हो गया।
सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो गया माइनस हाफ डी टी, एंड इसको टी स्क्वायर बोल दें तो बेटर होगा, रूट भी हट जाएगा एक साथ, 2t। तो अब ये 2 चला गया, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, केवल माइनस आएगा। नीचे 1 प्लस टी आ गया, ऊपर टी डी टी आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस टी डी टी। ठीक है, ये डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब तो डी टी में चला गया। ऊपर वाले टी को हटाने के लिए ऑफ कोर्स हमने एक जोड़ा एक घटाया, टी प्लस 1 डी टी। तो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। सो दिस इज माइनस टी प्लस एल एन 1 प्लस टी प्लस सी। तो विच इज माइनस टी किसको बोला था, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एल एन मॉड 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। या क्या ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 विच इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन एन माइनस 1 अपॉन एन। इसको बाहर निकाला, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर दिस, तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एन। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। और डिनोमिनेटर में अगर टर्म है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे पावर 1 बढ़ता है। तो ये जो टर्म बना डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1, वो बेसिकली इसी का डेरिवेटिव हो गया। तो अगर ये f है तो यहाँ से f डैश आ जाएगा, एक ऊपर माइनस n और चाहिए होगा तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अगर f है तो ये पूरा f डैश बन गया, तो इसको x की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस 1 अपॉन एन, दिस रेज टू पावर ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एन अपॉन एन आएगा, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 होल रेज टू पावर दिस को इंटीग्रेट किया तो 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 इतना आएगा। ठीक है, प्लस सी हो गया इंटीग्रेट, ये n और n कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे भी n कैंसिल हो गया, ये भी n कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, केवल इतना इंटू 1 अपॉन प्लस सी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच इज डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब को अगर बाहर निकाल दें तो एक्स क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को अगर हम t बोल दें तो माइनस 3 डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 डी टी हो जाएगा। So this will be equals to integration of माइनस 3 डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, डी एक्स अपॉन यहाँ से 4 निकाल लिया, एक्स रेज टू पावर 4 वो हो जाएगा माइनस 1/3 डी टी। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बच गया, एक्स रेज टू पावर 6, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 को लिख सकते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, जो x रेज 6 हो गया उसको क्यूब के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, और इस पूरे को तो t बोल ही रखा है, तो t स्क्वायर, तो दिस इज -1/3 t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t/t स्क्वायर dt, that will be -1/3 t स्क्वायर 1, उसका इंटीग्रेशन t, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, और ये हो जाएगा -2/t का इंटीग्रेशन -2ln mod t, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू -1/3, t किसको बोला है, इसको, माइनस x³ 1 + x³, ये -2ln 1 + 1/x³ प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। हमने इस तरह के इंटीग्रेशन बोला था, कहीं पे भी अगर एल्जेब्राइक अपॉन एल्जेब्राइक है तो वी विल ट्राई सबसे पहले कि नीचे से कुछ निकाल के कॉमन ऊपर ले जाए, नीचे एफ हो, ऊपर एफ डैश बन जाए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस, इसमें बहुत सारी हिंट भी है, जैसे यहाँ पे ए और बी दिखाई दे रहा है और इन सब में यहाँ पे मेरे को ए और बी दिखाई दिया, तो उसका मतलब क्या है कि ए और बी के साथ डिनोमिनेटर में एक्स रहना चाहिए ताकि हम उसको एफ एक्स बोल पाए, और उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है व्हाट वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ सी स्क्वायर है, ऊपर कहीं सी है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि सी के साथ एक्स नहीं रहना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, दिस इज जस्ट लाइन ऑफ थिंकिंग, दिस मे और मे नॉट वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि हम अपना दिमाग बिल्कुल ही रिजिड कर लें और हम बोलेंगे ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। तो बिकॉज ऊपर सी नहीं है तो नीचे भी सी के साथ एक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अगर वरना तो डेरिवेटिव में सी भी आना चाहिए, ठीक है, ए बी सी अगर अननोन है तो सी के साथ अगर एक्स नहीं चाहिए तो इस स्क्वायर रूट से आई विल टेक आउट एक्स स्क्वायर कॉमन। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट से हमने एक्स कॉमन लिया ताकि ये स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए। सो दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन इस स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ जाए तो एक्स स्क्वायर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस
ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो दिस विल बी ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये अगर f है तो ये f डैश है, तो हमने क्या किया कि f डैश को dx के साथ छोड़ दिया और इसको x की तरह ट्रीट कर लिया, ये तो चला गया। तो 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन सी, तो x तो हो गया ये अपॉन सी प्लस ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन वाला कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये तो c एक फिक्स्ड कांस्टेंट होगा प्लस c, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हमने एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स ऑफ कोर्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको फैक्टराइज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वल्स टू, एक्स क्यूब में से एक एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट में ले गए, एक को इधर ले गए। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट में ले गए तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो एक एक्स बचा उसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये तो वो एल्जेब्रिक वाला फॉर्म हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसी का डेरिवेटिव है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को वैसे उल्टा भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं एक्स इधर ले जाए तो भी काम कर जाएगा, और बस इसका डेरिवेटिव ये है तो ये एफ डैश की तरह काम करेगा, तो ये एफ की तरह काम कर रहा है, तो हमें सब कुछ एफ के टर्म्स में लिखना है। तो अब इसको हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और अगर इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया, प्लस 2 आ गया, तो माइनस 1 और लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो x प्लस 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव तो ये है, बट x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव ये एग्जैक्ट आ जाएगा, मतलब ये जो पूरा स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू फिर इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब ये जो पूरा मिलके है रूट के अंदर, अगर ये f है तो ये पूरा f डैश हो गया, f डैश को dx के साथ छोड़ दिया, 1/2 रूट f का इंटीग्रेशन रूट f हो जाएगा। प्लस c, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी हिंट बहुत ऑब्वियस सा है। इसमें क्या है
नीचे कॉस अल्फा दिखाई दे रहा है, ऊपर भी कॉस अल्फा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मतलब उसका मतलब क्या कि नीचे कहीं कॉस अल्फा वाले टर्म में एक्स रहना चाहिए, और फिर जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको एफ एक्स बोलेंगे, तो ऊपर एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हमने क्या हो गया, इसी को अगर f मान लें तो डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा, इधर से 2x आएगा और इधर से आ जाएगा 2 cos अल्फा, 2 कॉमन आ गया तो x प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें x cos अल्फा एक साथ है और 1 अलग है, तो ये तो काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, देखो इन दो टर्म लिखा है न्यूमरेटर में, तो उसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स में x रहना चाहिए जिसको हम f बोलेंगे, और उसके डेरिवेटिव से फिर ये दोनों टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस 1 में, इस वाले केस में अगर मेरे को कॉस अल्फा में तो x रखना ही रखना है, तो यहाँ से हम x तो बाहर निकालेंगे नहीं, वरना तो कॉस अल्फा डिफरेंशिएट होकर 0 ही हो जाएगा, तो कॉस अल्फा फिर f डैश में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, और ये काम कर नहीं रहा। तो फिर हमने क्या किया, देखो स्क्वायर रूट विल ऑल्सो गिव यू द हिंट कि हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो बाहर रैशनल टर्म निकलेगा, ठीक है। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, कुछ जरूरी नहीं है वैसे, ये जस्ट मैंने बोला, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल वर्क, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इरेशनल टर्म बाहर निकले, एक्स का कोई 1/2 1/3 पावर बाहर निकले, फिर एफ डैश बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाला तो वो पावर 3/2 से एक्स क्यूब बन जाएगा, उसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऐसे आ जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब रेज्ड टू पावर 3/2, ये आ जाएगा। सॉरी, ये तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ एक एक्स कैंसिल होकर ये आ गया। अब अगर ये एफ है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसके डिफरेंशिएशन से आएगा -2 कॉस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें -2 की कमी है, इसका डेरिवेटिव आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये भी -2 की कमी है। तो अगर हम ऊपर -2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। तो कर दिया हमने, ऊपर -2 और नीचे 1 अपॉन -2 उसको नलीफाई करने के लिए। अब ऊपर -2 लिखा हुआ है तो वो पूरा एफ डैश हो गया, तो उसको छोड़ दिया, अब ये एक्स की तरह ट्रीट हो गया, ये पूरा मतलब एक्स रेज़ टू पावर -3/2 का इंटीग्रेशन कर लें, तो एक्स रेज़ टू पावर -3/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स रेज़ टू पावर n+1 से 1/2 अपॉन 1/2, तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, ये ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2x रेज़ टू पावर 4 dx। ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी लॉजिक पे बेस्ड है, बस इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने की बजाय टर्म्स दोनों न्यूमरेटर में हैं। अब देखो इसमें से अगर मेरे को एफ डैश की टाइप की फीलिंग चाहिए, मतलब एक एफ है और एक एफ डैश है, तो ये एफ डैश तो नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको इस वाले टर्म को एफ बोलें, ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के बाद भी, तो भी ये हाफ तो आ नहीं जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उल्टा होगा, इधर एफ होगा, इधर ये वाला टर्म एफ डैश बनना होगा, अगर ये उस फॉर्मेट में है तो। ठीक है, अब अगर ये एफ है तो हमने सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करके देखा, तो यह आ जाएगा 8x³ 6x, ये ठीक है, वो तो ये नहीं बनना, पहली बात। दूसरी बात, इसके तीनों टर्म्स में x है, तो अगर ये f डैश बनना है तो इसके भी तीनों टर्म्स में x रहना चाहिए, तो यहां तो अभी x है ही नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इन तीनों में प्लस प्लस का साइन है। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मेरे पास लिखा है x³ + 4x², x³ + 4x², इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, x³ + 4x² को डिफ्रेंशिएट करें, तो जो डेरिवेटिव है उसमें दोनों x के टर्म्स आएंगे और बीच में प्लस साइन ही रहेगा, रिलेटिवली प्लस रहेगा। अगर दोनों टर्म डिनोमिनेटर में हैं, जैसे इस वाले केस में थे, ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, दोनों जगह से माइनस माइनस आएगा, उसको कॉमन ले लिया तो रिलेटिवली प्लस साइन आएगा, अगर दोनों डिनोमिनेटर में है या दोनों न्यूमरेटर में है। ठीक है, अगर एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो फिर डिफ्रेंशिएट करने में बीच में रिलेटिवली माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो अगर इसको एफ डैश बनना है और तीन टर्म है एक्स वाले, तो तीनों टर्म्स या तो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, बिकॉज इन तीनों में प्लस साइन है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये नहीं सोचेंगे, हम बोलेंगे इसमें से एक्स निकाल लिया, मान लिया एक्स निकालेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये दोनों न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करने पे 6 के साथ नेगेटिव आना चाहिए, मतलब एक टर्म के साथ नेगेटिव आना चाहिए, बट दैट इज नॉट अवेलेबल। तो अब देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ हिट एंड ट्रायल भी है। हमने क्या किया, एक एक्स निकाला यहाँ से और इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, ये ठीक है, एक एक्स निकाल के। अब जब एक्स निकालेंगे यहाँ से तो एक एक्स कम होगा, यहाँ पे x⁵ प्लस x³ प्लस x, ये आ गया, इनटू ब्रैकेट के अंदर जो जाएगा वो x² जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है बाहर। अगर x² अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x⁶ प्लस 3x⁴ प्लस 6x² का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 6 × 2 12 आया, x⁵ आया, 4 × 3 डिफ्रेंशिएट करने पे 12 आया, x⁵ आया, 6 × 2 फिर 12 आया और x आया। तो इस पूरे में से क्या हुआ, कोफिशिएंट जो है वो तो 12 आ गया, तो वो तो तीनों जगह से कॉमन आ गया। ठीक है, और 5 3 1, तो 5 3 1, 12 की कमी है, तो हमने बाहर 1/12 किया और अंदर 12 कर दिया। तो अब तो सीधा ही आंसर लिख सकते हैं, बाहर 1/12 किया, अंदर जो 12 मल्टीप्लाई किया वो इसके साथ एफ डैश बन गया, उसको छोड़ दिया, और ये अब हमारे एफ जो है वो एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो x⁻½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵3/2 अपॉन 3/2, 2x⁻6 प्लस 3x⁴ प्लस 6x² 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, ठीक है। अब मेकिंग परफेक्ट डेरिवेटिव में जो अभी तक हम कर रहे थे वो तो सीधा सीधा क्या कर रहे थे, एफ और एफ डैश आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है,
नेक्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ इंटू डी एक्स, तो दिस इज नथिंग बट एफ इंटू जी का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी प्लस सी, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मतलब किसी भी इंटीग्रेशन में ऐसे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, और हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जी का डेरिवेटिव ये, और जो इसके साथ बच गया उसका डेरिवेटिव इसके साथ। अगर ऐसे आ रहा है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ के फॉर्म में आ रहा है, तो वो एफ इंटू जी का डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में और लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि ये दो इंडिविजुअल इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम एफ डैश जी को इंटीग्रेट करने चलें और आगे जाके वो इंटीग्रेट ही ना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मतलब दिस अलोन इज नॉन इंटीग्रेबल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन आएगा तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन में पेपर के बीच में अगर क्वेश्चन आएगा तब तो क्लिक करेगा नहीं कि एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ है डायरेक्टली। तो हमारे दिमाग में क्या क्या जाना चाहिए, ये वाली चीज़ सोचने के लिए कि एक तो दो टर्म लिखे हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे जो भी इंटीग्रल लिखा है उसको एक दो स्टेप आगे सोचे कि आगे क्या होगा इसमें, और अगर मेरे को समझ में ना आए कि कुछ भी काम नहीं करा, और इन दोनों में आपस में भी एफ और एफ डैश जैसी चीज़ें, मतलब दो टर्म लिखे हैं उसमें एक में एफ और एक में एफ डैश जैसी चीज़ अगर आइडेंटिफाई होगी, तो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि शायद इंडिविजुअली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा बट मिलके इंटीग्रेट हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानिए ऐसे दो टर्म लिखे हैं और मेरे को फील आ रहा है कि एक एफ है और दूसरा एफ डैश टाइप टर्म है। ठीक है, एक एफ है और दूसरा एफ डैश टाइप टर्म है और एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा, मान लिया एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ नहीं बन पा रहा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रेक कर दिया, इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया जी डैश एफ डी एक्स। ठीक है, और इन दोनों में से एक इंटीग्रल को ऐसे ही रहने दिया, मान लिया हमने इसको छेड़ा ही नहीं, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इस पे हमने बाई पार्ट लगाया, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट बोल के, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट जी का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल डी एक्स, ये तो आ गया पहले वाले से, और ये फिर आ गया प्लस जी डैश इंटू एफ डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी एफ इंटू जी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अगला वर्जन और क्या हो सकता है कि जैसे हमने इसको ऐसे ही रहने दिया और इस पे बाई पार्ट लगाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर हमें एक बार और बाई पार्ट लगाना पड़े, तब जो इंटीग्रल जनरेट हो वो इससे कैंसिल हो, तो वो क्वेश्चन अगला वर्जन हो गया, एक स्टेप और अप हो गया। उसको कैसे पहचानेंगे कि ऐसे कब होगा, तो ऑफकोर्स इसको हमने कैसे पहचाना है, एफ और एफ डैश के पेयर से, तो उसमें एफ और एफ डबल डैश जैसी चीज़ होगी। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा, इसी का स्पेशल केस क्या है कि अगर g फंक्शन जो है g ये केवल x हो जाए, तो इट विल बी एफ डैश एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये कुछ भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसी से ये ऑलरेडी कवर हो गया। ये ग्लोबल केस है, ये एक पर्टिकुलर केस है, तो f इंटू जी था इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें एफ एक्स तो एफ ही रहा, जी एक्स की जगह x हो गया, तो आ जाएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी, या क्या। ठीक है, थर्ड, फिर इसका और स्पेशल केस कि अगर जो जी एक्स है वो ई रेज टू पावर एक्स हो जाए। ठीक है, तो अगर ये ई रेज टू पावर एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर एक्स होगा, तो दोनों जगह से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकल आएगा, एंड यू विल हैव एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो बार बार आता रहेगा कि ई रेज टू पावर एक्स के साथ अगर एफ प्लस एफ डैश है तो दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, फोर्थ पार्ट,
ई रेस्ट पर एक्स की बजाय यहाँ पे हम ई रेस्ट पर जी एक्स रख दें तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पर जी एक्स, और ई रेस्ट पर जी एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से हो जाएगा ई रेस्ट पर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो इस पूरे में से क्या होगा, ई रेस्ट पर जी एक्स तो कॉमन आ गया, इंटू यहाँ बचेगा एफ डैश एक्स प्लस यहाँ बचेगा जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो दैट इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इंटू मतलब इसको हम याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सोचेंगे, डी एक्स मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ई रेस्ट पर जी एक्स में जो जी का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो जी का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके साथ जो लिखा है उसका डेरिवेटिव सेकंड टर्म होना चाहिए। ठीक है, ई रेस्ट पर जी एक्स में मान लिया ई रेस्ट पर टेन एक्स लिखा है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ गया, फिर हमने देखा साइड में क्या बचा और उसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये इस फॉर्मेट में है। तो ये वही स्पेशल केस हैं एफ और एफ डैश बनाने के। तो अगर ये हमसे आइडेंटिफाई हो जाएं तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए।
चलो पहले ये करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वापस e रेज टू पावर x के साथ, जैसे e रेज टू पावर x है इन क्वेश्चंस में, तो उसके हमें प्रेजेंट से भी समझ में आ जाना चाहिए कि शायद ये वैसे उड़ा होगा। ठीक है, अदरवाइज e रेज टू पावर x इंटू एल्जेब्राइक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सोचूं कि e रेज टू पावर x अलग हो गया और एल्जेब्राइक अलग हो गया, तो हम x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे? ठीक है, मे भी इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे जो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसकी एक पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा अगले स्टेप पे। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln आ जाएगा। तो अगर बाई पार्ट्स हमने लगाया तो e रेज टू पावर एक्स को चाहे डिफरेंशिएट कर लो चाहे इंटीग्रेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट विल रिमेन e रेज टू पावर एक्स। बट जो दूसरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब इस x को तो हम हटा सकते हैं +1 और -1 करके, ऐसे करके। उसका क्या करेंगे? तो बाई पार्ट में क्या होगा, अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको अगर लगातार डिफरेंशिएट करते चले जाएं, तो मतलब लगातार डिफरेंशिएट क्यों करें, क्योंकि लगातार अगर बाई पार्ट लगाएं उसको फर्स्ट फंक्शन मान के, तो उसका पावर बढ़ता ही चला जाएगा। अगर उसको लगातार इंटीग्रेट करते हुए चले जाएं तो उसका पावर घटता हुआ चला जाएगा। फिर एक बार 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, फिर ln आ जाएगा, तो फिर उसके बाद डेडलॉक आ जाएगा वापस। तो मतलब अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर क्वेश्चन के अंदर जो e का प्रेजेंस है, दैट शुड गिव यू द हिंट कि अरे हो सकता है ये एफ डैश वाले फॉर्म में आ जाए। सो दिस इज e रेज टू पावर x। ठीक है, f और f डैश में अगेन देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर होल स्क्वायर खत्म तो हो नहीं जाएगा कुछ भी करो। ठीक है, f और f डैश में अगर डिनोमिनेटर में टर्म है तो उसको डिफरेंशिएट करने पे पावर एक बढ़ता है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन में बोला था। जैसे 1 अपॉन एक्स क्यूब है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर 4 आएगा। तो ये भी लाइन ऑफ थिंकिंग है, या फिर ऑब्वियस सा मैनिपुलेशन है कि इस x से हम 1 प्लस एक्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ थिंकिंग जो मैंने बोला था कि f और f डैश में अगर f के अंदर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो f डैश के अंदर उस टर्म का पावर बढ़ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। तो उसका मतलब क्या है कि जो f के अंदर टर्म है एंड जो f डैश के अंदर टर्म है, उन दोनों में डिनोमिनेटर के पावर में एक का डिफरेंस रहना चाहिए। तो अगर एक जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है तो दूसरी जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो ऊपर हमने एक 1 प्लस एक्स क्रिएट कर लिया ताकि एक पावर कम हो जाए एक टर्म में। तो ये सोच के हमने +1 -1 किया और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अगर मान लिया हम ये ना भी सोचें, मतलब इतना डीप तक ना जाएं कि f और f डैश में ये सब है, तो भी ऊपर x देखा नीचे x देखा तो ऊपर हमारी टेंडेंसी क्या होगा, नीचे वाला टर्म क्रिएट करने की। अब सेपरेट कर दिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अगर f है तो ये f डैश हो गया इंक्लूडिंग साइन। तो ये तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आ गया जिसमें लिखा हुआ है e रेज टू पावर x f प्लस f डैश। तो आ जाएगा e रेज टू पावर x f प्लस c। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x। ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स। तो ऊपर जो लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, उसको हमने लिखा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स जो लिखा है उसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। तो 1 अपॉन ये तो हो गया हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये दो कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, तो 10 एक्स बाई 2। ठीक है, तो अगर ये f है तो ये पूरा
एफ डैश है, तो दिस विल बी ई रेस्ट पर एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ई रेस्ट पर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, खत्म। दिस इज इक्वल्स टू, अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता फिर तो ये बहुत अच्छा होता, फिर तो ये तुरंत सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस कॉस एक्स होगा, ये ठीक है। तो ये एफ है, तो ये एफ डैश है। बट जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ और एफ डैश का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जो एफ डैश है वो डी एक्स के साथ नहीं है, वो तो नीचे है, तो कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसी की तरह मैनिपुलेट किया। दिस इज एक्स प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, विच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, x का डेरिवेटिव इधर 1 हो गया, tan का डेरिवेटिव इधर ये सेक स्क्वायर हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। तो ये एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ जैसी बात होगी। तो एक तो x हो गया, उसका डेरिवेटिव 1, तो ये f की तरह काम कर रहा है। टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हाफ, मतलब चेन रूल्स आएगा ना, tan का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, फिर एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक और हाफ आएगा, तो ये जी डैश हो गया। तो ये g की तरह काम कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f इंटू जी, तो x इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये हो गया। फिर फोर्थ पार्ट में ln x प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस ln x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज वापस वही सेम चीज़ कि अगर मेरे को f और f डैश बनाना है तो नीचे वन प्लस ln x का होल स्क्वायर है, और तो आई वुड लाइक कि एफ और एफ डैश में डिनोमिनेटर में पावर में एक का डिफरेंस रहे, पहला चीज़। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उससे भी ज़्यादा इजी चीज़ क्या है कि ये भी ln x है, नीचे भी ln x है। तो किसी भी मैथमेटिक्स में अगर ऊपर नीचे सेम x का एक्सप्रेशन है तो भले ही वो काम करे या ना करे, हमारे दिमाग में एक मैनिपुलेशन तो क्या आएगा कि ऊपर वाले एफ एक्स से डिनोमिनेटर हमने जनरेट करके और फिर सेपरेट कर दें। तो इस ln x में हम क्या करें कि एक जोड़ें एक घटाएं अपॉन वन प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दिस अपॉन दिस, वन अपॉन वन प्लस ln x माइनस वन अपॉन वन प्लस ln x का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, वन अपॉन वन प्लस ln x, अगर ये f है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, वन अपॉन एफ का डेरिवेटिव होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस ln x का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल से ln x का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो ये हो गया ऑफकोर्स, माइनस ये आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको नलिफाई करने के लिए हमने इंटू एक्स कर लिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ के फॉर्मेट में आ गया। ये अगर एफ है तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया इंटायर थिंग। ठीक है, ये अगर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ये हो गया वन। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो गया, एक्स अपॉन वन प्लस ln x प्लस सी।
फिफ्थ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो लाइन ऑफ थिंकिंग अगेन काइंड ऑफ सेम है कि अगर x प्लस टू का स्क्वायर है तो f और f डैश में डिनोमिनेटर में एक पावर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर ऊपर x था तो हम क्या करते, इसमें प्लस टू करते, माइनस टू करते, सेपरेट करते, फिर वी वुड हैव सीन कि f और f डैश बना या नहीं बना। अभी तक हमने ऐसे किया था। यहाँ पे ऊपर x तो नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर भी नीचे एक पावर कम करने के लिए हम ऊपर x प्लस टू जनरेट करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। x प्लस टू विल रिड्यूस वन पावर। ठीक है, तो 4 ही क्यों लिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तभी a माइनस बी ए प्लस बी आएगा। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक इससे कैंसिल होके एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ये ठीक है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। दूसरा हो जाएगा प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम इसको f बोलें तो x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस फिर न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो अगर ये f है तो ये ऑटोमेटिकली f डैश बन गया। तो e रेज टू पावर एक्स f प्लस f डैश, इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेज टू पावर एक्स इंटू f। ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए e रेज टू पावर tan इनवर्स x, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो हो गया 1, प्लस दूसरा कितना हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो e रेज टू पावर जी डैश एफ प्लस एफ डैश, ये था, इसका इंटीग्रेशन था f इंटू ई रेज टू पावर जी। हमने क्या बोला था कि अगर e की पावर में x की बजाय और कुछ है, gx है, तो उसका डेरिवेटिव एक जगह प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ जो बच गया उसका डेरिवेटिव इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर तो है नहीं, ये है,
उसके साथ क्या बचा x, उसका डेरिवेटिव ये है, बिल्कुल है। तो बस f का काम तो x कर रहा है और e रेस्ट पर g का काम e रेस्ट पर tan इनवर्स कर रहा है। तो सिंपली आंसर कितना हो गया x इंटू ई रेस्ट पर tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, इन टर्म्स को देख के थोड़ा सा हमें फीलिंग आ जाएगी। ln ऑफ ln x को डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन ln x वाला टर्म जनरेट होगा इंटू 1 अपॉन x और होगा। अब 1 अपॉन ln x वाला जो टर्म है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करें तब जाके 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स टाइप टर्म जनरेट होगा, जो ये वाला टर्म। तो उसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे बोलते हैं, ये f डबल डैश टाइप चीज़ है अगर ये f है, ठीक है। तो रादर देन हम डायरेक्टली किसी फॉर्मेट में लेके आए इसको, वैसे इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, जो इसके लिए f डैश वाला टर्म होगा वो हमने जोड़ लिया और घटा लिया, मतलब ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो एक f डैश इसके साथ क्रिएट हो जाएगा और दूसरा ये वाला जो है वो f डैश और f डबल डैश जो है वो वापस f डैश जैसा पेयर हो गया, क्योंकि एक फंक्शन f डैश हो गया, एक उसका डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट आई एम नॉट गोइंग बाय दैट मेथड, वो थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तो हम क्या करते हैं, मेरे को अगर ये फीलिंग आई f और f डबल डैश है तो हमने क्या किया, f डबल डैश को साइड में उठा के रख दिया और इससे चालू किया 1 इंटू दिस प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में इसमें बाई पार्ट लगाया, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दिया, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, माइनस x ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x, इस ln की वजह से इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x आएगा, फिर इस ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस ये अभी ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर बाई पार्ट लगाया, इस बार फिर इसको फर्स्ट बोला, इस 1 को सेकंड बोल दिया। सो दिस विल बी x ln ऑफ ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स डी एक्स। ये तो हो गया इसके बाई पार्ट से, ये टर्म है, ये अलग से लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन ln स्क्वायर एक्स। तो देखो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो टर्म कितना आ जाएगा, x ln ऑफ ln x माइनस 1 अपॉन ln x प्लस c। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th पे, ई रेस्ट पावर 10x साइन एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, ई की फॉर्म में ऐसे था ई रेस्ट पावर जी, वापस याद दिला दें, जी डैश एफ प्लस एफ डैश, ये फॉर्मेट था। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मतलब कहीं पे भी हो इस ब्रैकेट के अंदर,
उसके साथ जो बच गया उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे 10x का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ sec स्क्वायर एक्स ज़बरदस्ती क्रिएट करें तो साथ में cos स्क्वायर एक्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में नलीफाई करने के लिए। तो जो sec स्क्वायर एक्स है वो तो f डैश बन गया, sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये ठीक है वो हमारा f की तरह काम करेगा। उसका डेरिवेटिव ये होगा क्या, ये ठीक है sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उसका डेरिवेटिव ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने आइडिया स्क्रैप कर दिया। अब इसकी बजाय 10x का डेरिवेटिव इधर बनाया। ठीक है, e रेज टू पावर 10x, 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पे मान लिया sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे तो एक ही sec x है, तो दूसरे sec x का क्या करेंगे, माइनस cos x। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। तो 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर एक्स, माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sin x। तो अब ये फॉर्मेट फिट हो गया। ये अगर g है तो ये g डैश है, ये f है तो ये f डैश है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x इंटू e रेज टू पावर 10x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, फोर्सिंग इंटीग्रल्स यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमें समझने में थोड़ी दिक्कत है तो वी कैन स्किप दिस। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, बाई चांस हो सकता है कभी आ जाए। ठीक है, अभी तक आए नहीं वैसे। इसका मतलब चलो क्वेश्चन 1 तो यही कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, देखो हम इंटीग्रल देख के हमारे दिमाग में क्या क्या चलेगा कि एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 तो फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइजेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो रियल फैक्टर में फैक्टराइज होगा नहीं, बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर फैक्टराइज हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अगर हम करना चाहें तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे दिमाग में अप्रोच आ रहा है मान लिया पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो जाएगा, बड़ी बड़ी पावर वाला, बहुत सारे कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, पहला चीज़। दूसरा टर्म व्हाट आई वुड लाइक कि ये पावर कम हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में हैवी टर्म है, अगर ये न्यूमरेटर में तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम सीधा ओपन करके एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसा है नहीं,
तो आई वुड लाइक कि ये पावर कम हो जाए। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो डिफरेंशिएट करने पे पावर कम होगा, इंटीग्रेट करने पे डिफरेंशिएट करने पे पावर बढ़ेगा। जैसे 1/x⁵5 है, डिफरेंशिएट करेंगे 1/x⁶ वाला टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा साइड में, बट डिफरेंशिएट करने पे पावर इंक्रीज होगा, इंटीग्रेट करने पे पावर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। वैसे तो हम इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए मतलब बाई पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये पावर रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये x की तरह तो ट्रीट हो ही नहीं पाएगा, ये 1/x² की तरह थोड़ा इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। ठीक है, बट अगेन इस बट में भी, बट अगर ऊपर f' हो तो ये x की तरह ट्रीट भी हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना आया, 4x³। अगर वो न्यूमरेटर में होगा तो ये f की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो है नहीं है, तो हमने जबरदस्ती क्रिएट किया। तो 4x³ अपॉन 4x³ अपॉन x⁴ -1 का होल स्क्वायर dx। अब इसका डेरिवेटिव ये आ गया, तो उससे क्या हो गया कि अब इस पूरे फंक्शन को हम सेकंड बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब बाई पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो गया, तो -1/x ये हो गया। ठीक है, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव, तो 4x⁻³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा -3/x⁴। एक माइनस और आया, अभी उसको रखे रखा, इसका इंटीग्रेशन में एक माइनस और आएगा, तो 1/x⁴ -1 ये हो गया। अब ये एक्सप्रेशन देखते ही तो हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो हम दोनों जगह सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ये तो हम अलग से ब्रेक करके ला सकते हैं, बराबर 1/x⁴ -1 -1/x⁴। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे वापस ही आ जाएगा। अब 1/x⁴ -1 को हम लिख सकते हैं 1/x² -1 x² + 1। फिर ये दोनों सेम x हो गया, मतलब x² हो गया, तो फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ये तो बेसिक मैनिपुलेशन है जो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। इसमें एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में 2 बचेगा, उसको नलीफाई करने के लिए ये, तो ये पूरा टर्म लिखा गया दिस माइनस दिस इज नथिंग बट दिस। तो अब इसमें पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 1/4x³। ठीक है, चलो ये वाला माइनस बाहर निकाल दिया, 1/x⁴ -1 -3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा टर्म कैसे लिखा जाएगा, हाफ x² -1 माइनस हाफ x² + 1 माइनस 1/x⁴ dx। अब ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं सभी डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं, सबके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। सो दिस इज इक्वल टू -1/4x³ x⁴ -1 -3/8 ये x² -a² इज 1/2a ln x - a अपॉन x + a। फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/8 tan इनवर्स x, फिर माइनस माइनस प्लस 3/4, ऊपर लेके तो x⁻⁻⁴ का इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁻³ -3 अपॉन -3 प्लस c, ये इंटीग्रेशन आएगा।